हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर और जुनेद सर। दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, इलेक्शन 2024 पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमत भी बनने जा रही है। एक दफा फिर पीडीएम 2 हुकूमत बन रही है और इलेक्शन क्या सिलेक्शन हुई है इस दफा। सबको पता है कि क्या हुआ, क्या जोड़ तोड़ किए गए, क्या किया गया। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे इंडिया के इलेक्शन की, और हमें थोड़ा सा बताइएगा कि इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होता है या यहाँ पर भी कुछ सिलेक्शन होती है, और तरीकाकार क्या है इलेक्शन का इंडिया के अंदर, जो प्रोसीजर है पाकिस्तान से मिलता जुलता है या कुछ थोड़ा फर्क होता है यहाँ पे। जी, मैं मुझे जवाब देना है। जी जी। हाँ हाँ, देखिए हमारे यहाँ हमेशा से डेमोक्रेटिक मुआसरा रहा भारत का। दुनिया का पहला जो डेमोक्रेटिक गणराज्य था, लिच्छवी जो डेमोक्रेटिक जो रिजीम थी, वो भारत में ही थी। और उससे पहले भी भगवान कृष्ण के टाइम में हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था थी कि जो जनपद थे, महाजनपद थे, वो इलेक्ट होके आते थे। लोग चुन के लाते थे। उसके अलावा हमारे यहाँ वाद विवाद की परंपरा रही है। तो भारत के जो सिविल डिस्कोर्स में ही हमेशा से ये चीज रही है, और भारत की अंतरात्मा ऐसी है कि हमारे यहाँ बातचीत को, सरकारों से सवाल पूछने को, इवन जो स्वामी विवेकानंद के अगर राइटिंग्स देखें तो वो हमेशा से बोलते हैं कि प्रजा अधीन सरकार की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ एक लोगों के डिस्कोर्स में है। और जैसी अवाम होती है वैसी सरकारें होती हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि पिछले 75 सालों में बड़े अजीब अजीब से सरकारें आई गई, और उनकी करतूतें ऐसी नहीं थी जो किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ सरकारों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वहाँ सरकारों में ओपेकनेस आ गई थी। और जहाँ मिलिट्री को ओपेकनेस होनी चाहिए, वहाँ ट्रांसपेरेंसी आ गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, जो कि 8-9 साल पहले तक था। और इस देश में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी, ये जो चीजें थी ना, ये भारत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, ना कि कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। दुनिया के हर सोसाइटी में, हर डेमोक्रेटिक रिजीम में इंटेंशनली लूप होल छोड़े जाते हैं, ताकि काफी सारी चीजों को किए जा सके। लेकिन उसको कई बार कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए लूप होल छोड़े जाते हैं, और जबकि कई बार उस कंस्ट्रक्टिव लूप होल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो कांग्रेस एरा में काफी सारे जो लूप होल छोड़े गए थे, उसको इस रिजीम ने कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल किया। हाँ, उसके बारे में अभी फर्दर डिस्कस करना सही नहीं है, किसी और दिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया गया ताकि कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया जा सके। जिसमें एक सीबीआई का भी नाम आता है, ईडी का भी नाम आता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ एक है प्रोसेस है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। और दुनिया में कोई भी कंट्री ने आज तक, या इवन लोग भी मानते कि हमारे यहाँ इलेक्शन में धांधली नहीं होती। एक टाइम था जब हमारे यहाँ इलेक्शन में धांधली होती थी, 80s में, 90s में। और कितनी भी कोशिश कर लो, इलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन हमने जो हमारे टीएन सेशन करके थे, जो जिनके बारे में मशहूर है कि वो नाश्ते में नेता खा जाते थे, तो उन्होंने एक रिफॉर्म कराया। और उन्होंने ना सिर्फ रिफॉर्म कराया, एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट कराने से मना कर दिया कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे तब तक जब तक हमको ये रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। और रिफॉर्म्स हुए। जो आपका जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत का, उसको वो पावर दी गई कि वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन पाए और सरकार से अलग होके वो रह पाए, सरवाइव कर पाए। तो वो उनको जो क्या बोलते हैं, खुद मुख्तारी दी गई है। और इसके वजह से जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ना कि किसी दबाव में काम करता है। और उस वक्त से फिर हमारे यहाँ वो एक प्रोसेस शुरू हुआ जब लोगों की भागीदारी बढ़ी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ट्रस्ट बढ़ा। तो आज के टाइम में कोई भी ऐसे सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। ईवीएम को लेके हमेशा उटपटांग बातें करते हैं, वो भी तब जब इलेक्शन हार जाते हैं लोग। लेकिन कम से कम कोई सिविलियन या कोई टेक्निकल फील्ड का बंदा
कोई व्हाइट पेपर इशू नहीं करता, बताता कि इसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ईवीएम को लेके नहीं है। और दुनिया के कमों के सारे देशों ने इस बात को माना कि हमारा जो ईवीएम का जो सिस्टम है इलेक्शन कराने का वो ठीक है। और दुनिया भर में टाइम टू टाइम बहुत सारी रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग करती रहती है। अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले एक रेटिंग आई थी, हाँ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको 42 रैंक दिया था। और आपके यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको करीब 13-14 नंबर कम करके 160 के आसपास कर दिया है। इकोनॉमिस्ट और चाइना को 140 दिया है इकोनॉमिस्ट रेटिंग। हाँ, इकोनॉमिस्ट की सही बोल रहे हो आप। तो हाँ, इससे अब बाकी आप दिव्य जी आप कुछ ऐड करना चाहें अच्छा, तो करें, फिर एक एक फर्दर एक कंटिन्यू एक जुनेद भाई, एक सवाल। इंडियन कितनी इंटरेस्ट लेते हैं, कितने परसेंट पोलिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं? सर हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज 60-70 के रेंज पे चला जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे फिजिबली पॉसिबल नहीं कि आप 100% वोटिंग करा पाओ, क्योंकि बहुत, एक तो भारत इतना बड़ा है और ये फिजिबल नहीं है कि जो आपके कंस्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं 100% एक टाइम में अवेलेबल है उस रीजन में। और काफी सारे लोग जो जिसका वोट के लिए एलिजिबल होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए, वर्क के लिए उस रीजन से हमेशा बाहर रहते हैं, कोई कंट्री से बाहर रहते हैं, इसलिए कई बार ये फीजिबल नहीं होता। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, वो लोग भी बाहर से आते हैं इलेक्शन देने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार जैसे स्टेट में भी 65% वोट डल जाते हैं, बहुत बड़ी बात। जी दिवेक सर। देखें सर, पहले तो मैं शुरू करूंगा महाभारत से। देखें, महाभारत के टाइम पे भी आपके जनपद थे जो द्वारकाधीश, जिनको श्री कृष्ण को कहा जाता था, बलराम थे, वो जनता ने, वो मथुरा के ही लोग थे। मथुरा के लोग जब द्वारका में आके सेटल हुए तो उन लोगों ने ही चुना था कि आप हमारे राजा बने। तो ये कोई मतलब कोई ऐसी हवा हवाई बात या कोई अभी लेटेस्ट नहीं है। और ये अशोका के टाइम पे भी थे, जो जनपद छोटे छोटे बनाए गए थे ऑल ओवर इंडिया, जो जिसको आज के जमाने में हम लोग जिला नाजिम या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जैसे कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखें, अगर आपने जो अभी सवाल पूछा जुनेद से, इंडिया में सर, इंडिया में करीब टोटल 10 लाख बूथ लगते हैं। पूरे इंडिया में 10 लाख बूथ सेंट्रल इलेक्शन में। 2014 में बीजेपी को 16 करोड़ वोट मिले थे, बीजेपी पार्टी को, एनडीए को नहीं। 2019 में बीजेपी पार्टी को 23 करोड़ वोट मिले थे। आज की तारीख में इंडिया में 96 करोड़ वोटर हैं, एलिजिबल वोटर्स 96 करोड़ है। ठीक है। और ये 23 करोड़ से रिकॉर्ड टूटेगा, इससे भी ज्यादा इनको वोट मिलेंगे, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज देखें, जैसे लूप होल्स की बात की, कुछ लूप होल्स सर वक्ती तौर पे टाइमली क्रिएट भी किए जाते हैं। जैसे कि अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का डिसीजन आया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लाया कौन था? अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सबसे ज्यादा फंडिंग किसकी हुई है? बीजेपी। ठीक है। कि सीक्रेट रखा जाता है, बताया नहीं जाता कि कौन किसको फंड कर रहा है, कौन, मतलब फंड कहां से आ रहे हैं। जब बीजेपी ने इसको यूज करना शुरू किया, सबसे ज्यादा फंडिंग बीजेपी को आने लगी, तो दूसरी पार्टियों ने भी अपनी फंडिंग इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू करना शुरू की। दूसरी पार्टियां फंस गई जाल में। अब जाल खींचने की बारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जाल खींच दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का, इलेक्शन से बिल्कुल पहले। अभी डेटा बाहर आ जाएगा, मार्च में मेरे ख्याल से आ रहा है, कि कौन सी पार्टी को कौन से बिजनेसमैन या कौन से इंडिविजुअल ने कितने लाख करोड़ रुपए दिए हैं, डोनेट किए। और उसमें आएगा मजा, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो चाहे आपकी स्पेशली कांग्रेस हो, ठीक है, ये दो, इन एक आम आदमी पार्टी खालिस्तानी सपोर्टर्स और कांग्रेस तो हर एंटी इंडिया चीज की सपोर्टर। इनको जब फंडिंग की लिस्ट बाहर निकलेगी ना, जब इनकी फंडिंग की लिस्ट में आएगा कि कांग्रेस को अदानी ने फंड किया था, मजा तो तब आएगा। अच्छा, मैंने क्या कहा सर, हमारी लास्ट वीडियो जो बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमिक हीरोज के ऊपर, उसमें मैंने क्या कहा था? दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं जो ईमानदारी से काम करता हो, रिश्वत हर जगह देनी पड़ती है।
और सबसे ज्यादा अमेरिका में देनी पड़ती है, दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्वत। ठीक है, तो फंड तो जाएगा ना। राजस्थान में अगर 60,000 करोड़ अदानी इन्वेस्ट कर रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट में अशोक गहलोत के साथ, या आपका तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर जो रेवंत रेड्डी है वो अदानी के साथ मिल रहा है, अदानी के बेटे के साथ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेल के साथ अगर अदानी इन्वेस्ट कर रहा है 10 या 20,000 करोड़। वेस्ट बंगाल में जब ममता अदानी को बुलाती है कि आओ और इसमें इधर इन्वेस्ट करो, अदानी बोलता है मैं इधर 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, डेटा सेंटर्स वगैरह बनाऊंगा, तो उनको पैसे नहीं जाते होंगे फंडिंग में? वो क्या फाइलें ऐसे ही पास कर देते होंगे? कहीं ना देखें, सही काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, ये बात समझ। ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसको उस तरीके से नहीं देखो। पॉइंट हमेशा 2-3 चीजें देखनी होती है। कंपनी देश के लिए, देश हित में काम कर रही है या देश के खिलाफ काम कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी लोगों को, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन दे रही है कि नहीं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जब आएगा ना कि कांग्रेस, अब क्या कांग्रेस एंटी इंडिया एक्टिविटीज, एंटी बीजेपी, मोदी का विरोध करते करते देश विरोध जो होता है, तो जाहिर सी बात है अदानी के साथ दूसरे नाम भी आएंगे। जो ये अदानी का जो गाना गाता है राहुल गांधी, अदानी की जब फंडिंग आएगी, नाम आएगा तो वो खत्म। जब दूसरों के नाम आएंगे तो पता चलेगा अच्छा ये लोग हैं जो बीजेपी को नहीं फंड करते, ये कांग्रेस को फंड करते हैं, और कांग्रेस इनके कहने पे ही इनके खिलाफ बात करती है। जैसे कि अभी टीएमसी में आया, वो महुआ मित्रा को हीरानंदानी वाले फंड कर रहे थे, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का राज खुलेगा तो टीएमसी की फंडिंग में हीरानंदानी डेवलपर्स का नाम आएगा। ठीक है, भले फिर गिफ्ट सिटी में हीरानंदानी अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हो, या ढोलेरा में यानी आप हीरानंदानी बुरा नहीं समझते किसी भी कंपनी का, किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, उसके उधर इन्वेस्ट करना, उसको बुरा नहीं समझते आप? नहीं, ये तो सर यही दुनिया ऐसी तो चलती है। राजा को जब जरूरत होती है तो उसके बिजनेसमैन और जमींदार पैसे देते हैं, गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो बिजनेसमैन देंगे ना। एक सरकारों के ऊपर कारोबार चलता है, अगर कल आके भुट्टो बैठ गया तो ये तो सरकारें ही बैठ जाएंगी, या राहुल गांधी आके बैठ गया, कहने का मतलब पप्पू आ गया ऊपर, तो कारोबार तो तबाह हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो बिजनेसमैन तबाह हो जाएंगे, उनके तो टैक्सेस और फला ढमका लॉसेस शुरू हो जाएंगे। तो वो हमेशा ऐसी जाएगी जो प्रो बिजनेस सरकारें आए, जो आपको ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। तभी तो आज इंडिया में एफडीआई आ रहा है। इंडिया में क्या पहले अनपढ़ लोग थे? इंडिया में सारे लोगों ने क्या 10 साल में ही पढ़ाई लिखाई की है क्या? पढ़े लिखे लोग पहले भी थे सर, इंडिया का पोटेंशियल पहले भी उतना ही बड़ा था। एफडीआई तब क्यों नहीं आती थी? इन्हीं 10 साल में सबसे ज्यादा एफडीआई क्यों आई है? $600 बिलियन क्यों? ये सवाल है जिसका जवाब कोई कभी कांग्रेस नहीं दे पाएगी। खालिस्तानियों को एयरटेल ने सिम कार्ड्स बेचे थे फ्री में लास्ट ईयर, जो लास्ट फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे। वैसे बात है इस साल जब आएगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर एयरटेल की फंडिंग गई है, तो लोगों को पता चलेगा ना सर, लोगों के सामने भी चीजें खुलेंगी। अच्छा, अब एक और चीज के लोग बोलते हैं सियासत है कि यार ये कमलनाथ को क्यों ले रहे हैं, अशोक चौहान को क्यों ले रहे हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, या ये जो कल खबर आसाम में 7 कांग्रेस के एमएलए क्यों ले रहे हैं, या जैसे अभी जो कांग्रेस के एमपी हैं वो एकनाथ शिंदे के फ्रैक्शन में, जो एकनाथ शिंदे नहीं अजीत पवार के फ्रैक्शन में जो आज जुड़े हैं 7 कांग्रेस के महाराष्ट्र से, ये क्यों हो रहा है? बीजेपी सारे करप्ट लोगों को क्यों ले रही है? ये तो सियासत में आ गए। इसमें देखें 2 चीजें। पहली चीज ये है कि जब दूसरे सियासत कर सकते हैं तो बीजेपी क्यों नहीं सियासत कर सकती? पहली चीज। दूसरी चीज जो मतलब पहली के अंडर पार्ट टू ये है कि इनके ऊपर जो केसेस थे या इनके ऊपर जो इंक्वायरियां थी वो क्या सब बंद हो गई हैं? जितने भी करप्ट लोग बीजेपी में आ रहे हैं, नहीं हुई। अब दूसरी बात में भी पहली पार्ट में मैं देखें ये कहूंगा, अगर वो जो हमने लास्ट वीडियो में बात की ना, इंडिया में हिंदू ज्यादा है सनातनी कम है, तो इसी वजह से बीजेपी को इन लोगों को लेना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी को आखिर में डेमोक्रेसी इन द पावर इज द गेम ऑफ वोटिंग नंबर्स। सीटें चाहिए उसके लिए आपको नंबर चाहिए उसके लिए आपको आवाम का वोट चाहिए।
जब हिंदू ज्यादा होंगे, सनातनी कम होंगे, तो फिर आपको जाहिर सी बात है, फिर ऐसे लोगों का तो सारा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पावर में आओगे तो आप देश की भलाई में काम कर सकते हो, जिसको उंगली टेढ़ा बिल्कुल इन करने को लोगों कहते को मैनेज किया जा सकता है, ऐसे बिल्कुल लोगों को बाद में मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद भी निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। पैसे वापस कराए जा सकते हैं। और एक और चीज, कांग्रेस तो खुद बोलती है, जब तक वो उनके पार्टी में रहते हैं तो बोलती है कि तो कोई करप्शन हुआ ही नहीं। जब उनके हिसाब से करप्शन हुआ नहीं तो वो नीट एंड क्लीन बंदे को ही तो ले जा रही है। और जब यही बंदे वापस कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं तो बोलते हैं कि ये घोटालेबाज को ले गए। तो मतलब नहीं, ये इसमें अजीब लॉजिक। मैं अपनी एक पूरी बात कंप्लीट करूं, देखो इसमें दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि जो मैंने एक वोट शेयर की बात की, मोदी किसी के बाप से नहीं डरता, मोदी अगर किसी से डरता है ना तो वो हिंदुओं से डरता है, तो उसको पता है उसकी सरकार ये हिंदू ही गिरा सकते हैं, बाकी किसी के बाप में दम नहीं है मोदी की सरकार गिराने में, पहली चीज। दूसरी, अच्छा सेकंड, 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी के बगैर फायदा नहीं है, फिर वो लंबी कहानी हो जाएगी कि 10 साल वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 काम चलते रहेंगे। 2/3 में झटके में काम हो जाते हैं, झटके में रातों रात आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और ये जो इंदिरा गांधी नेहरू ने चीजें डाली थी सब निकाली जा सकती हैं एक एक दिन में, जैसे 100 आर्टिकल। सुहार की एक लोहार की। हाँ, जैसे मोटा भाई आते हैं सुबह 9 बजे, बोलते हैं ये बिल है जल्दी से पढ़ लो, पास करना है 12 बजे तक, लोगों को बताया ही नहीं है कौन सा बिल है, बीजेपी वालों को नहीं पता था कौन सा बिल है, सिर्फ ये ऊपर के दो कुछ लीडरों को पता था। देखिए, अब मैं इसमें 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ, रामायण की में जब विभीषण आया और श्री राम को ज्वाइन किया, तो कांग्रेस से जब लोग आ रहे हैं श्री राम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो विभीषण ने तो राम को बताया था कि रावण कैसे मरेगा, रावण की सिर्फ मौत का राज क्या है, तो ये कांग्रेस वाले बीजेपी को नहीं बताएंगे कांग्रेस के अंदर की बातें, लूप होल्स, जिस तरीके से कांग्रेस को फंसाया जा सके। बाय द वे, जब भी मैं कांग्रेस बोलूं तो समझो गांधी परिवार, ठीक है, क्योंकि मैं अपोजिशन के खिलाफ नहीं हूं, इंडिया नीड्स एन स्ट्रॉन्गर अपोजिशन। विकसित भारत की एक वो भी फाउंडेशन है, पर मसला ये है कि विकसित भारत में फिलहाल गांधी परिवार रोड़े में आ जाता है। दूसरी चीज, महाभारत में जब जंग ऐलान हो जाता है, सेनाएं तैनात हो जाती हैं, जंग से एक दिन पहले शकुनी श्री कृष्ण से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो शकुनी कहते हैं कि जब आप तो धर्म की साइड पे हैं तो आप तो अधर्म करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि भीष्म पितामह को तो बगैर अधर्म के आप मार नहीं सकते, छल के बगैर। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म स्थापना के लिए अगर छल भी करना पड़े तो वो छल भी धर्म है, क्योंकि धर्म स्थापना करना आपका मूल धर्म है। तो इधर मूल धर्म है कि भारत को विकसित भारत बनाना हो, अगले 1000 साल को भारत को अगर राज करना है दुनिया पे, विश्व गुरु बनना है, विश्व मित्र बनना है, सुपर पावर बनना है, ठीक है, अपनी वो ग्लोरी, अपना इंटेलेक्चुअल हब, दुनिया का नॉलेज हब, ट्रेड हब, हर चीज बननी है, ठीक है, तो चालें भी चलनी पड़ेंगी, लीलाएं भी खेलनी पड़ेंगी, आपको दुश्मनों के साथ दोस्तियां भी करनी पड़ेंगी, आपको हर किसी के साथ उठना बैठना पड़ेगा। जो देखिए, when the object to achieve the good objective sometimes you have to walk on the bad part, ठीक है, तो ये वही चीज है कि श्री कृष्ण चाहते हैं तो धर्म की स्थापना तो ऐसे वो खुद भी कर ही सकते थे, ये ठीक है, युद्ध करवाने की क्या जरूरत थी, इसका भी जवाब वही तो दिया है, sacrifices are more important because those are the organic way। जैसे मैं उस दिन आपको वेस्ट बंगाल का समझाया, ऑर्गेनिक तरीका, अवाम जब उठेगी ना तो बीजेपी शायद 25 में आ जाए, 26 में आ जाए, ठीक है, लेकिन 30 में फिर वो ममता को ले आएंगे, लेकिन जब ऑर्गेनिकली बीजेपी आएगी, बगैर कोई चाल चले, जब लोग लेके आएंगे, अवाम लेके आएगी, तो बीजेपी फिर 15-20 साल रहेगी, ममता जैसों की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, यही फर्क है ऑर्गेनिकली, ठीक है, ये दो हिस्टोरिकल मैंने दिए, और देखिए करना पड़ता है, सीधी सी बात है, भारत को, जैसे मैं और आपको एग्जांपल, हमने याद है एक बहुत पहले मैंने अगस्त में एक हमने वीडियो की थी, तो मैंने आपको बताया था कि यार मुलायम सिंह यादव जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, ठीक है, या आपका ये क्या नाम है, शरद पवार जो अंडरवर्ल्ड का
एक तरीके से डिफेक्टो डॉन समझ लें, जिसने दाऊद जी। इब्राहिम को बचाने में मदद की। अरे क्रिएटर वही था, वही रचयिता था। माफिया चलाता है। इनको पद्मश्री पद्म विभूषण क्यों दिया? क्योंकि लोग भूल जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, ठीक है, और उन्होंने चाइना में अपने खबरी बनाए थे और सीसीपी को इन्फिल्ट्रेट किया था, और उस वक्त के जो सीसीपी के जो यंग मेंबर्स या करंट मेंबर्स थे, वो आज की वक्त में वो सीसीपी में एल्डर हैं। तो जब 2017 में चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन बे ऑफ बंगाल में 3 सबमरीन, एक भी नहीं 3 न्यूक्लियर सबमरीन बे ऑफ बंगाल में एंटर करती हैं, तो मुलायम सिंह यादव को बुलाया जाता है न्यू दिल्ली में। कहां पर बुलाया जाता है? 7 लोक कल्याण, प्राइम मिनिस्टर हाउस। वहां से अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाया जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तब जिंदा थे। और वहां से फिर चाइना कॉल लगाई जाती है, एल्डर से बात की जाती है, क्योंकि वो एसेट्स अटल बिहारी वाजपेयी के और मुलायम सिंह के थे, मोदी के नहीं थे। वो उन्हीं के सुनेंगे, एसेट्स हमेशा उन्हीं के सुनते हैं जिनके होते हैं, वो किसी तीसरे बंदे की नहीं सुनते। और उसके अगले दिन चाइना में न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा आया, चाइना शी जिनपिंग अपोलोजाइज टू इंडिया फॉर अनविलिंगली पेनिट्रेशन ऑफ चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स इन बे ऑफ बंगाल। तो मुलायम सिंह यादव इससे क्या शरीफ हो गया, या शरद पवार शरीफ हो गया, या जो उनके कांड जो पहले के जो उनके जिंदगी भर के कांड हैं वो क्या धुल गए, मिट गए? नहीं मिटे, पर उनको 2 अवार्ड देके आपने देश हित में तो इस्तेमाल कर लिया ना। आप मेरे को बताएं, जब अदानी का हिडेनबर्ग का लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है, इंडिया की स्टॉक मार्केट गिर गई, 5वें से 6ठे पे चली गई थी ओवरऑल स्टॉक मार्केट। अदानी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। अदानी के साथ बैठने वाला अपोजिशन में सबसे पहला बंदा शरद पवार, बैल्कनी में कुर्सी लगा के बैठा। अबे तो अंदर हॉल में नहीं बैठ सकता? तेरे पास करोड़ों का घर है, एसी लगा हुआ है, बैल्कनी में क्यों बैठा? तस्वीरें निकल बनी थी, फोटो ऑप्स। व्यूअर्स को समझना पड़ेगा, कीचड़ कितना भी गंदा हो आग बुझाने के काम आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो कौन सा महाराष्ट्र में अवार्ड होता है, लोक करके, एल से जो अवार्ड है, लोकपति या ऐसा कुछ है, वहां पर शरद पवार और मोदी जी साथ बैठे, शरद पवार ने अवार्ड दिया मोदी को। ये अभी कुछ महीनों पहले की बात है। अजीत पवार टूटता है, एकनाथ शिंदे के साथ चला जाता है। एकनाथ शिंदे एनडीए का मेंबर है, शरद पवार ने एक वर्ड भी बोला है मोदी के खिलाफ, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसका पार्टी का सिंबल छिन गया, उसके पार्टी के सारे एमपीज वहां पर वहां पर अजीत पवार के साथ एकनाथ शिंदे के फ्रैक्शन में। शरद पवार ने एक लफ्ज बोला मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, एक अवार्ड देके, ठीक है, अगर आप उसको देश, उसी बंदे को देश हित में इस्तेमाल कर सकते हो तो बुराई क्या है? अच्छा, मैं आपकी सारी बातों का मतलब पता क्या समझा हूं दीपक सर, कि जब तक बीजेपी को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती तब तक इस तरह के काम आप लोगों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, ऐसे ही है? जब तक सनातनी इंडिया में बढ़ नहीं जाते भाई। इधर 2/3 मेजोरिटी बीजेपी अपने बलबूते पे भी ला सकती है अगर इंडिया में सनातनी थोड़े ज्यादा होते तो, पर अफसोस इंडिया में हिंदू ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, इसीलिए ऐसे लोगों को लाना पड़ता है, क्योंकि माने ना माने ऐसे लोगों का वोट बैंक है ये, इन लोगों के पास सीटें हैं, ये आएंगे तो कोई एक सीट नहीं लेके आएंगे, एक बंदा आएगा तो वो कम से कम 3-4 सीटें अपने साथ लेके आएगा लोकसभा की, 1-2 सीटें राज्यसभा की लेके आएगा, स्टेट असेंबली में भी सीटें लेके आएगा वो फिर अंदर की खबरें भी लेके आएगा, इंटेल भी लेके आएगा, सीक्रेट्स भी लेके आएगा, वो कोई एक चीज लेके नहीं आता। फिर ऐसे बंदे, खरगे के 50,000 करोड़ का करप्शन है, खरगे का अपना 50,000 करोड़, ठीक है। खरगे की तारीफ क्यों कर रहा है मोदी पिछले 2-3 हफ्ते से? किसी ने सोचा? ये गुलाम नबी मूवमेंट है। जैसे गुलाम नबी की तारीफ करके मोदी जी ने 2 आंसू बहा दिए थे ना पार्लियामेंट में, और फिर गुलाम नबी ने कांग्रेस से रिजाइन करके और अपनी अलग पार्टी बनाई और मोदी की तारीफें के गीत गाना शुरू कर दिए। ये खरगे की तारीफें क्यों हो रही हैं? ईमानदार हैं आप, बहुत बड़े लीडर हैं आप, ओबीसी से आते हैं, ये तारीफें क्यों हो रही है अचानक से खरगे की? लोग दिमाग चलाओ, पॉलिटिक्स सीधी लाइन नहीं होती।
कभी कभी सामने वाले को फुला के शेर भी बनाना पड़ता है, गधे को शेर बनाना पड़ता है और शेर को गधा भी दिखाना पड़ता है कि तुम शेर नहीं गधे हो। बिल्कुल ऐसा ही सही। होता है। हम्म। अब देखे कल परसों परसों तो नहीं, मतलब 4 दिन हो गए मेरे ख्याल, आज चौथा दिन है, 5वां दिन है। पंजाब पे हर कोई चिल्ला रहा है फार्मर प्रोटेस्ट पे। अमरिंदर सिंह मोदी जी से मुलाकात करता है फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान, 4 या 5 दिन हुए। मोदी जी सर आगे करके ऐसे सुन रहे, अमरिंदर सिंह यूं बैठे हुए सीट पे। ठीक है, ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज। मतलब मोदी जी को बहुत गौर से सुन रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो उसकी नॉलेज में अपने अंदर लूं। और अमरिंदर सिंह के पास कोई नॉलेज हो, वो जो दे रहे हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये मतलब पंजाब का हल निकल रहा है उधर, और कुछ भी नहीं है। और लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अमरिंदर सिंह है ना, है कैप्टन साहब की वजह से आज पंजाब इंडिया में है। नहीं तो ये पंजाब काफी टाइम पहले शायद इसके टुकड़े हो गए होते या पाकिस्तान के पास आ गया होता। अच्छा, अब सिद्धू की बात करूं। अब लोग बोले क्योंकि सिद्धू पहले बीजेपी में था, बीजेपी से वो आम आदमी पार्टी में गया, वहां से फिर कांग्रेस में गया, कांग्रेस से निकल गया, फिर 1 साल जेल गया, अब फिर वापस बीजेपी में जा रहा है। ठीक है, तो मैं लोगों को बता दूं यार, क्या एग्जाम्पल दूं मैं। वो जैसे पांडवों के मामा नहीं थे, जो सिद्धू सबके हैं। पांडवों के मामा थे, जो कौरवों में चले गए थे गलती से। हम्म, हम्म। तो सिद्धू को वो समझ लो, वो उधर जाके अपना अपना काम करके आए। पूरे पंजाब की कांग्रेस को तबाह करके निकला है सिद्धू। मतलब कांग्रेस बेसिकली वो पंजाब में कांग्रेस इमरान वैसे ही खान है। बहुत इतनी छोटे लेवल पे थी, उसको भी पूरे कांग्रेस को सफा चट करके सिद्धू वहां से निकला। सर वो इमरान खान का दोस्त है, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। नहीं देख, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इसीलिए इमरान खान से नहीं मिल रहा है, क्योंकि तू पे वो फिर है ना, डायरेक्शन अलग चली जाती है। वो फिर सिद्धू पे सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन सिद्धू पे फिलहाल इमरान सवाल खड़े होते नहीं है। इमरान खान दोस्ती की का तो कितना इम्पैक्ट चीज ही और है पड़ेगा ना ना। वो तो। इमरान खान से दोस्ती है, वो भी ऐसा ही बेवकूफ, ये भी ऐसा ही बेवकूफ, तो कुछ तो असर आएगा। बेवकूफ नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ। हम्म, कभी कभी क्या होता है कि हर बड़ बोला बेवकूफ नहीं होता। हम्म। ठीक है, यही कह रहा हूँ। अच्छा, सिद्धू यानी कि रिटेन हो जाता आपने अगर इन्होंने इनको चीफ मिनिस्टर की पोजीशन दी होती, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। चीफ मिनिस्टर तो कैप्टन साहब ही होंगे, सीधी सी बात है। पंजाब के तो पंजाब की पूरी कमांड कैप्टन साहब के पास ही आएगी। ठीक है, बीजेपी की। दूसरा भी कल परसों खबर आई है कि युवराज सिंह भी शायद बीजेपी के आ रहे हैं, गुरदासपुर की सीट से। आ जाता तो ठीक है, अच्छा है, ले आओ भाई। लोग बोलते हैं सेलिब्रिटीज को क्यों लाते हैं, ये बॉलीवुड वाले तो क्रिकेट के और ये बॉलीवुड के खिलाफ हैं बीजेपी वाले। ठीक है, क्योंकि ये तो दे लाना पड़ता है, क्योंकि वो घूम फिर के बात उधर ही आ जाती है कि इंडिया में भाई हिंदू ज्यादा है, सनातनी कम है। अच्छा, ये आप क्या बात करते हैं, हिंदू ज्यादा सनातनी कम है, इसकी क्या लॉजिक है इसके पीछे? सनातनी सर प्रिंसिपल्स पे चलता है। हम्म। ठीक है, वो अपने धर्म पे चलने के लिए मर जाएगा, पर वो धर्म नहीं छोड़ेगा। हिंदू वो है जो अच्छा। 2 रुपए में बिक जाता है, हम्म, जो सही। एड से बिक जाएगा, जो जीएसटी आप बढ़ जाएगी तो मुजफ्फर बिक भाई उसको जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके मुल्क में हिमाचल, लोग एक ज्यादा मिनट, हैं, एक मिनट, इंसान कम है। जैसे हिमाचल में थोड़ी पैसों की लालच देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वहां पर वोटर बिक जाता है। जैसे कर्नाटका हम्म। में, ठीक है, फ्रीबीज दी, फ्री की बिजली, फ्री का ये, फ्री का वो, तो वो बिक जाता है, वोट कांग्रेस को दे देता है। जैसे पूरा दिल्ली हम्म। शराब पे बिका, वोट दे दिया आम आदमी पार्टी को 10 साल। ठीक है, ये है हिंदू। जैसे पाकिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो 10-10 हजार दे के वोट खरीद लेते हैं, पीपल पार्टी ऐसे ही करती थी ना। इधर 10 हजार तो देने पड़ते हैं, उधर 500 रुपए दे महीने के, वो उसमें बिक जाएंगे। यार आप बिल्कुल सही। यकीन नहीं करेंगे इंडिया में क्या क्या चीजें होती है। कर्नाटका में चला था कन्नड़ प्राइड, कन्नड़ हम्म। प्राइड और नंदनी दूध का मुकाबला। आज के टाइम पे नंदनी अमूल से महंगा है कर्नाटका में। और आज खबर आई है, डीके शिव कुमार ने, पता नहीं कौन किसने, आज आज की वैसे खबर तो आई थी
मैं 1 मिनट यार। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर का गवर्नर जो मोदी के खिलाफ वाला सीबीआई इंक्वायरी आज बैठ गई है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दिया अच्छा। था उसने कि मुझे तंग किया जा रहा है। 8-9 महीने पहले हमने बोला है और आज जाके ये बैठी जी। है। और कुछ अच्छा, नया अभी पूछे जो मुजफ्फर जी। 370 के बाद में जो कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन होंगे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा ऐसे। स्टेटहुड रिस्टोर होने के बाद से। स्टेट रूट अच्छा। आएगा फिर होंगे, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहे, मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक हम्म। बार स्टेट रूट आ जाएगा तो फिर तो होंगे लाजमी। अच्छा, तो ये इलेक्शन कब है? जून में हो रहे हैं? नहीं, इसका पता देखिए नहीं। 10 तारीख 10 मार्च के आसपास वो कोड ऑफ कंडक्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। आपका एक एक अ, मिनट, अच्छा। आप किसका पूछ रहे हैं, सेंट्रल के कि कश्मीर के? नहीं, सेंट्रल के। सेंट्रल के, हाँ जुनेद बता। और 7 फेजेज में इलेक्शन होंगे। मई के आसपास, मई टाइम फ्रेम के आसपास इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। और जुलाई तक आपको रिजल्ट भी आपको दिख जाएंगे। हो सकता है मई एंड में रिजल्ट आ जाए। अच्छा। जून तक, सॉरी अच्छा, मैं गलत बोल गया। मई के आखिरी हमारे तो हफ्ते में। मई के आखिरी हफ्ते में। हम्म, हमारे तो पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन होता है ना, कौमी सूबाई। यहाँ पर ऐसे एक ही दिन में होते हैं या मुख्तलिफ दिन होते हैं? नहीं नहीं, फेजेज में होता है। 7 फेज अलग होते अलग हैं। फेजेज। हर फेज में कुछ स्टेट्स में इस तरीके से होता है, तभी तो 2 महीने चलते रहते हैं केस। देखिए आपके हम्म। पास, अगर आपके इलेक्शन कमीशन के जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर्स हो गए और भी जी। बहुत सारे एसेट्स हो गए, तो हम्म। एक सेम एक एक साथ पूरे कंट्री में इलेक्शन कराने के लिए आपको बहुत सारे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। लाखों लोग उनको चाहिए। हाँ, और कैरी फॉरवर्ड करता रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको ऑप्टिमाइज वे में करें, तो कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप 7 फेजेज में इलेक्शन कराएं, तो स्टेट का बहुत खर्चा बचता है और अच्छा, पूरी इसमें इकोनॉमी एक ट्रेंड बैठती नहीं भी बन है। सकता ऐसे? अल, नहीं, इस तरह ट्रेंड नहीं बन जाएगा अगर किसी स्टेट में पहले हुआ, वहां पर पता चला जी वहां पर तो कांग्रेस जीत रही है, तो जो बाद में ऐसे वोटिंग नहीं जहां होता। पर होगी वो लोगों का माइंड बन जाता है यार कि वहां पर तो कांग्रेस जीत गई, हम भी कांग्रेस को वोट डाल दें। ऐसा नहीं होता। वो हम्म। हमारे यहाँ ऐसा पता नहीं चलता कि कौन जीत रहा कौन हारा। हाँ, वो इलेक्शन के तुरंत बाद एक पोल्स आते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत हद तक वो हम्म। डेटा उनका सही नहीं आता। जब सारे फेजेस के इलेक्शन होते। रिजल्ट आपका आखिर में ही निकलता है 7वें फेज के बाद ही, लेकिन जो आपका ये जो पोलिंग का डेटा होता है, जो पोल और सर्वे निकलते हैं, वो आपका 60% गलत ही होते हैं। हम्म, हम्म। और एक और चीज आपने देखा अब ना मैंने देखा पाकिस्तान था में। ना अभी राजस्थान का जब इलेक्शन हुआ है, तो हाँ, उसके बाद में कुछ चैनल्स मैंने देखे थे, वो बता रहे थे जी कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी, और रिजल्ट उसके उल्टा है वहां पे। जो हमने 4 महीने पहले और बता दिया था, हमारा पोल सही था, और दुनिया का पोल गलत। और मैं बताता हूँ। और हर चैनल, हर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही है। सब बोल रहे होते हैं। जी जी, मेरा ऑन ऐसे ही है। रिकॉर्ड है। मेरा ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। जी। नहीं, हम आपको ये बिल्कुल। बताएं, मीडिया हाउसेस की बोले जितना पैसा लगा के सर्वे कराते हैं और उनका रिजल्ट मैच नहीं करता, आसपास भी नहीं होता। वो ऐसे देते हैं ना जैसे कि 80 से 120 के बीच में सीटें आएंगी। भैया प्रदीप भंडारी 80 का आज। अच्छा था। हम्म। प्रदीप भंडारी का जो इंडिपेंडेंट दे, पोलिंग और सर्वे होती है ना प्रदीप भंडारी की, कि वो न्यूज चैनल्स के साथ नहीं है, वो उसका इंडिपेंडेंट होता है, उसका अच्छा होता है। देविक सर ने पहले बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था कि इन इन स्टेट्स में से जो है बीजेपी जीतेगी, और ये स्टेट जो है यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। और मैंने ऐसे ही अगस्त मैंने एक आखिरी। और इंटरव्यू किया था। जी। धनी राम पटेल एक एडवोकेट है छत्तीसगढ़ में, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ऐसे ही बताया था कि यहाँ से जो है बीजेपी जीतेगी 3 स्टेट के अंदर। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे पता चल गया इनको, बिल्कुल 100% प्रिडिक्शन। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, एक किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला था कि जो आपके जो पोल जो होता है ना, एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं, वो जब तक आपके सातों फेज के इलेक्शन ना हो जाए तब तक डिक्लेयर ना किया जाए 2019 में। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना भी था, और जो न्यूज हाउसेज जो थे वो जो पोल निकालते हैं उसको बंद भी किया था। उससे इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों के वोट इन्फ्लुएंस नहीं होते।
जो आप बोल रहे हैं ना कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, तो जीतने वाले को ही वोट दो, ये एक ट्रेंड रहता है, नो डाउट। लेकिन अच्छा उन्होंने इसको भी बंद कर दिया, इस लूप होल को भी बंद कर दिया हमारे यहाँ। तो वो एक अपने ओपिनियन दे सकता है कोई न्यूज चैनल पे बैठ के कि लग रहा है कि बढ़त बनाएगी ऐसा, लेकिन एज ए जैसे कि एक्सक्लूसिवली करके कि इधर से ये जीत रहा है या ये हार रहा है, ऐसे कोई खुल के नहीं बोल सकता। मैं बोल लूं। हम्म। हाँ, देखिए आपने पाकिस्तान में देखी होंगी अभी बैलेट पेपर की वो वीडियो यूट्यूब ट्विटर पे चल रही थी, बैलेट किस तरीके से हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि इंडिया में बैलेट हो, ईवीएम ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कर्नाटका की जो मैं बात कर रहा था, ये एएनआई की खबर है 21 अच्छा, वो फरवरी भी फेक था, वो वीडियो भी फेक थी। एक थोड़ी ना थी, हजारों वीडियोस थी सर। हाँ जी, अच्छा, जी। मैं कहानी कर्नाटका, बताऊंगा देव जी, उसके बारे में मुझे पता है वो क्या था। मेरे को एक मैं बात करने दे। Karnataka Minister Shivraj S. Tangadi says multinational companies will be required to display the number of Karnataka's employed on notice board at their campuses. Failure to comply with the language requirement may result in the cancellation of licenses. ये हालत बेंगलुरु, द हाईटेक फलाना सिटी ऑफ इंडिया, ये होता है जब ये वो हिंदू है जो बिके थे ना कर्नाटका में, ये वो अच्छा, है। मैं व्यूवर्स के लिए ऐड कर दूं एक मशहूर किस्सा मेरा लाइफ का। मैं चेन्नई में पहली बार गया और चेन्नई में एयरपोर्ट से उतरा और अपने एक दोस्त के पास मिलने गया, एक पार्क में मिले हम लोग, हिंदी में बात कर रहे थे। एक लोकल आके हमसे झगड़ा करने लगा, बोलता है इधर हिंदी में बात नहीं करने का। मैं बोला अच्छा। मुझे हिंदी नहीं है, हिंदी के अलावा नहीं आती कोई लैंग्वेज इधर साउथ की। तो बोला सीखो, ठीक है। तो मैं बोला मैं आज ही आया, आज कैसे सीखूं? तो बोला तुम्हारा मुसीबत, तुम जानो, लेकिन हिंदी नहीं बोलने का। अच्छा, क्यों नहीं, हिंदी क्यों नहीं बोलने देते वहां पे? तो क्योंकि मैं ये चेन्नई की बात कर रहा है, चेन्नई तमिलनाडु में आता है। तमिलनाडु में पिछले 125 साल से ये डीएमके की द्रविडियन पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो अंग्रेजों के दलाल था ये प्रिययर, ठीक है, इसने जो ईवी पे ये इतना कोई मनूस या क्या बोलूं मैं इसको, इसने अपनी बेटी के साथ शादी की, ठीक है, बेटी के साथ शादी? बेटी के साथ शादी की पीएयर ने। इस यही था जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को लेके आया। और कब लेके आया? 1901 के कास्ट सेंसस के बाद, जब अंग्रेजों ने कास्ट सिस्टम निकाला तो 1904 और 1905 में इसने द्रविडियन पॉलिटिक्स शुरू की। ऐसे ऐसे तो इंडिया में नमूने हैं जिसका क्या बताएं तो क्या बोले। अच्छा, लोगों को बताऊं एक और एग्जांपल, जो गंध होता है ना, रिसेंट टाइम्स में सनातन को सबसे ज्यादा गालियां दी हिंदुओं को किसने दी? उदय स्टैलिन ने दी है, ठीक है, स्टैलिन के बेटे ने। पिछले 6 महीने में 3 दफा उदय स्टैलिन पीएम मोदी से मिला है दिल्ली में। ये क्या बात है? ये समझना है लोगों को, ठीक तो है। समझाए ना। के तमिलनाडु, उदय स्टैलिन, डीएमके, ठीक है, हम्म, क्या इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है? थोरियम बेल्ट क्या वहां पर लगता है? क्या वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं? क्या वहां पर इसरो की लेबोरेटरीज, डीआरडीओ की लेबोरेटरीज हैं? क्या वो आईटी हब है? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग हब है? कितने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आपके तमिलनाडु को क्रॉस करके निकलते हैं? तमिलनाडु के पोर्ट्स कितने बड़े हैं? वो इंडिया में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ठीक है, तमिलनाडु का इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है? बे ऑफ बंगाल में लगता है तो उसकी इंपॉर्टेंस, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, उदय स्टालिन से मिल रहे हैं, पर क्या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने उदय स्टालिन के खिलाफ बयान देने से रोका? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन की हर दूसरे तीसरे दिन होती है, उसमें तो वो उदय स्टालिन को ठोक रहे हैं। या जो बाकी जो स्पोक्स पर्सन जो दूसरे न्यूज चैनल्स पे जाते हैं डिबेट्स वगैरह में, उधर भी वो उदय स्टालिन को ठोक रहे हैं, भले वो मोदी जी मिल रहे हैं। तो यही फर्क होता है सर, देश हित में काम करने पड़ते हैं, बिल्कुल। ठीक है। कभी कभी दुश्मन को फंसाने के लिए चालें खेलनी पड़ती हैं। इसीलिए तो अर्जुन को भूमि युद्ध भूमि से लेके चले गए थे, अभिमन्यु को मरवा दिया था चक्रव्यूह में। देखिए डेमोक्रेटिक इसीलिए सिस्टम में इसीलिए बिना इंद्रास्त्र को इस्तेमाल करने के लिए घटोत्कच को लेके आए थे, जो कि एक राक्षस था, मनुष्य नहीं था। वो असुर था, जंग के रूल्स के खिलाफ था।
तो करने पड़ते हैं, छल करना पड़ता है। जी जुनेद, कुछ कह रहे थे आप? डेमोक्रेटिक रेजीम में आप कोई तलवार लेके किसी का गर्दन काटने नहीं जा सकते। आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी। और सब बात बोली है दिव्य जी ने कि ये मिलता है, थोरियम है, एक्सपोर्ट है। सबसे जरूरी बात, भारत का हिस्सा है, ठीक है ना। तो तमिल भी हमारे हैं, कश्मीरी भी हमारे हैं, कश्मीर भी हमारा है, तमिल भी हमारा है, ठीक है ना। तो ये मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल। वो कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अच्छा, प्राइम एंड में मिनिस्टर ऑफ कोई द कंट्री। कंक्लूजन, आज की जो ये इलेक्शन की बात, इसका कंक्लूजन भी करें कुछ? कंक्लूजन सर यही है कि जितना हमने समझाना था समझा दिया। अगर महाभारत रामायण के एग्जाम्पल के बाद भी नहीं समझते तो फिर आप वही वाली बात है, हिंदू ज्यादा है, सनातनी कम है। ठीक है, बाकी किताबों का एक मैं लिंक शेयर, जुनेद जो किताबें तेरे साथ शेयर की थी वो इन सबके साथ शेयर किया, एक लिंक बना के भेजता हूँ मैं। वो 83 गूगल ड्राइव बुक, पे लिंक में देता हूँ। नहीं मेरे पास ठीक। भी पड़ी हुई है, वो मैं अभी भेज देता हूँ। वो आप डिस्क्रिप्शन हम्म, में या पिन कमेंट में लगाएं ताकि लोगों को जाके जी। देखें। मुझे भी पता चल ही जाएगा उस लिंक से कितने लोगों ने लिंक खोला है, कितनों ने क्या क्या हम्म, डाउनलोड किया, क्या पढ़ा है। हम बिल्कुल। पता तो हमें भी चल ही जाएगा। ठीक है, हम्म, नीचे आके वह बिल्कुल। बातें करना आसान होती है, काम करना मुश्किल होता है। हम्म। बात रही कि तमिलनाडु से, मुझे एक और चीज याद आ गई जो मैं भूल गया था, अन्नामलाई। मोदी, अमित शाह, योगी, जितने बड़े बड़े हैं वो टाइम निकल गया। ठीक है, हम कभी इनके साथ या इनके अंडर काम नहीं कर सकते। पर अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं अन्नामलाई के अंडर काम करना चाहूंगा। अपन मतलब अन्नामलाई हीरो है, अच्छा, हीरो है, वाह। हम्म। उसको मैं अच्छा, फ्यूचर देवी जी चले वो जी, वो मैं हमेशा मुझे भी, बोलते हैं। जैसे आप मोटा भाई के बहुत तारीफ करते हैं, तो अनमलाई भी मेरे लिए पहली दफा आपने उनकी तारीफ की, इतनी तारीफ की, तो मैं भी उनको देखूंगा कि क्या उनकी उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो मैं सर उनको भी बिल्कुल तमिलनाडु स्टडी में करूंगा। बीजेपी ऐसे ही का, देखना चाहिए हमारे तमाम जो व्यूवर हैं। तमिलनाडु में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें थी, ना काडर ना बेस। ठीक है, तो वोट कैसे आएंगे? एक अन्नामलाई ने पूरे तमिलनाडु में अपना बीजेपी का बेस खड़ा किया, पूरे बीजेपी में काडर खड़ा किया। पार्टी को जीतने से ज्यादा पार्टी को खड़ा करने में ज्यादा मेहनत लगती है, इसने पार्टी खड़ी की जीरो से। हम्म। ठीक है, आप ये बड़ी बात है, देखते बड़ी हैं, बात है। विदाउट एनी ऑफिशियल पोजीशन ही वेंट टू श्रीलंका टू मीट श्रीलंकन तमिल्स हम्म। टू मेक अ पीस हम्म। डील एंड पीस ऑफरिंग। वाहिद ऐसा बंदा बड़ी जिसके बात है। पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है पर उसको Z+ सिक्योरिटी दी हुई है। हम्म। ठीक है, इसने ग्राउंड से खड़ी की पद यात्रा, गाँव से करके सब जाता है। 6 या 7 महीने हो चुके हैं तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे भारत जोड़ो यात्रा है ना, जो मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी, जीप में आगे कैमरा जा रहा है, रोड पे ना जी। कुत्ता है ना कुत्ता है, वो बंदे की जात है। पीछे राहुल गांधी हाथ घुमाते हुए जा रहे हैं, वो आपने देखी थी वीडियो। आप अन्नामलाई की जी। पद यात्रा को फॉलो करें। अच्छा, इतने मैं लास्ट में एक और सही है। ऐड कर दूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है जाफना जाना। क्योंकि जेफना से जो श्री सेना आते हैं, जो कि प्रेसिडेंट रहे श्रीलंका के, वो अभी एक दो दिन पहले यूएस ट्रिप पे थे, जो कि मीडिया में कोई बहुत ज्यादा कवरेज हुई नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना लोगों को पता है, लेकिन हम थोड़ा सा घुसे रहते मेरे हैं, इसलिए दिमाग हमें में एक पता और है। चीज आ गई, हम्म। तूने जाफना और बोला। वो, हाँ, ये जो श्री सेना है ये क्लिंटन फैमिली से, एक एक और चीज, इनका कुछ एसोसिएशन है, एक ठीक चीज है। लोगों को नहीं भूलनी चाहिए, जटायु भी तमिलनाडु में ही मंदिर है, रामेश्वरम भी उधर ही है, राम सेतु भी उधर ही है। ठीक है, हम्म, तमिल संगम भी उधर ही है, तमिल लिटरेचर भी वहां से ही निकलता है, इंडिया के डांस फॉर्म, आर्ट्स, फूड वहां से निकलता है, बहुत बड़ा कल्चर वहां से निकलता है। वो चोलाओं की डायनेस्टी है, तो चोलाओं की जमीन है, डायनेस्टी कह रहा हूँ, जमीन है। ठीक है, सारी चीजें हैं। एक और चीज करंटली जो जुनेद ने बात की श्रीलंका वाली, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? हाय हाय, और भी चीजें हैं, फिर ज्यादा पूरा अलग से बात करना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नर नहीं, और भी लोग, समीर वानखेड़े, समीर और वानखड़े। भी बहुत सारे। ठीक है, वो शाहरुख खान के बेटे वाला। हम्म, अन्नामलाई हम्म, खुद एक्स IPS। हम्म, गवर्नर रवि साहब, डेप्यूटी हम्म, NSA अजीत डोभाल के डेप्यूटी NSA। तो आप हम्म, लोगों को जो लग रहा है ना बेटा, ये देश है ना, ये 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है जो यूं 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 हम्म। करके बन जाएगा। देश ऐसे नहीं चलते।
देशों को देश चलाने विरोधी के सालों की ताकतें planning है। जहां देश विरोधी ताकतें श्रीलंका से एलटीटी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, डीएमके तो उसको, स्टालिन के समय। हाँ, तो उसको वापस करने के लिए जो भी चीजें की जा सकती है वो हर चीज की जा रही है। क्योंकि अगर आपको एक टेरर ग्रुप खड़ा करना है तो टेरर फाइनेंसिंग मॉड्यूल क्रिएट करने पड़ते हैं, ड्रग एंड नारकोटिक्स के कार्टेल खड़े करने पड़ते हैं इनिशियली, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी की पूरी टेरर इंडस्ट्री चलती है। और वो इंडस्ट्री ना ग्रो कर पाए, इसलिए समीर वानखेड़े वहां पे। कुछ डीएमके के सपोर्टर्स के घर पे रेडें भी पड़ी हैं पिछले 10 महीनों में। कुछ वहां पर जुबली हिल्स पे रेडें पड़ी हैं। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो आपके कैप्टन कूल को स्पॉन्सर करते हैं, और उस कंपनी में कैप्टन कूल की बीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और उस कंपनी की कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है। अभी खबर आई थी कैप्टन कूल डीएमके की टिकट पे आ रहे हैं। ये वही डीएमके है जो सनातन के खिलाफ बोलती है, एलटीटी को खड़ा करती है, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट करती है। ठीक है। कुछ बहुत बड़े तमिल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर भी अटैक हुआ था एजेंसी के द्वारा। उनके घरों में भी रेडें लगी हैं। कुछ प्रोड्यूसर थे, कुछ क्या थे। उदय स्टैलिन निधि की भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पता नहीं रेड करके कुछ नाम है, चेरी करके। कड़ी से कड़ी मिलानी आपने है। नाम नहीं लिया मैं फिर फाइनली रेड बोलूंगा, फिल्म के। देश चलाना 2 मिनट मैगी नूडल बनाना नहीं होता। ठीक है। देश जी देश चलाना उतना, मतलब टाटा ग्रुप को चलाना और देश चलाना मेरे हिसाब से तो बराबर ही है। ठीक है। दोनों का कॉन्टेक्ट बहुत टाटा बड़ा टाटा ग्रुप के साथ नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत चैलेंजेस है। देखिए, है। हाँ, प्राइवेट कंपनी के साथ प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं होती कि डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके लिए डिसीजन मेकिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत कुछ सोच समझ के एक चीज डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता मैं है। एक चीज ऐड कर दूं। ऐसे जब कंपनियां ग्लोबल कंपनीज जो होती हैं, एमएनसीज होती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही मुश्किल होती है। बस उनके डिसीजन मेकिंग में क्वांटम लेवल शायद तू थोड़ा छोटा कर दे और नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उतनी होती है जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं। हाँ, और जैसे सपोज मुझे यार, कहीं यही देख लेना, ऑपरेशन करना पाकिस्तान है के जिसके 4 सूबे हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 4 प्रोविंस है, वो ही नहीं संभाले जा रहे। हाँ, हमारे हो। पास तो निकारा लोग हैं और वो हम्म इसीलिए नहीं संभल रहा है। ठीक है। यहाँ तो पर इंडिया की कितनी स्टेट हैं? टोटल स्टेट कितनी है? 28 ट्वेंटी 29 29 स्टेट्स हैं और 6 या 7 यूनियन टेरिटरी हैं। 7 36 हैं यूटी टोटल। है। 36 हैं हम्म टोटल। तो देख लें फिर कैसे मैनेज करना, वो ज्यादा मसला है इतना। और देखे ना, अलग अलग रीजन, जैसे आपने साउथ की बात की, साउथ के लोग और तरह के हैं, तमिल देखें और तरह के हैं, पंजाब और तरह के, अरे सर, यूपी है के अंदर। नहीं, जी है नहीं, जी। दिखाया ऐसे जाता है। अच्छा। मैं तमिलनाडु की वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अन्नामलाई की अपनी अलग से कैंपेन को फॉलो कर रहा हूँ, मैं न्यूज मीडिया को, हम्म इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स को भी फॉलो कर रहा हूँ। और प्रदीप हम्म भंडारी का जो है वो जन की बात, जो वो ग्राउंड पे जाके पोलिंग की है उसने तमिलनाडु में, मैंने उसकी वीडियोस हम्म भी देखी है। 5% है, पर वो दिखता ऐसा है कि 95% हम्म। है नहीं। नहीं, रहना सहना खाना पीना थोड़ा फर्क है ना उनका, बस वो सर वो यही है ना बात। डाइवर्सिटी तो वो अलग चीज है सर, वो अलग बात है। मैं ज़हनियत की बात कर रहा हूँ। ये जो हम्म नेगेटिव ज़हनियत है ना, हम्म, नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये डिवाइड वाली जो ज़हनियत है, ये नहीं है। ये जी 5% है, पर दिखती हम्म 95% है। हम्म डाइवर्सिटी तो अलग ही चीज हो हम्म, गई। खाना पीना, लैंग्वेज, वो तो इंडिया में जी हर 200 जी किलोमीटर 100 किलोमीटर पे बदल जाता है। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चले सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी उनके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन रहता हो, उम्मीद तो है कि सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अभी भी, लेकिन उनके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट्स में जरूर सवाल पूछे। हम दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे, दोबारा से हम बैठ जाएंगे। और कोई सजेशन आप देना चाहें, कोई चीज हम डिस्कस नहीं कर पाए, आप वो भी बताइएगा कि या इसके ऊपर किसी दोबारा के, से हम बात करेंगे। ये काफी सारे करप्ट लोग बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं रिसेंटली, तो उसका, जिनका शायद हम नाम लेना भूल गए हो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स वगैरह को तो कवर हम्म कर लिया, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आम आदमी पार्टी का पूछना है, या टू थर्ड मेजोरिटी पे हमने नहीं किया, टू थर्ड मेजोरिटी पे हमें करना पड़ेगा कि टू थर्ड मेजोरिटी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या मोदी गवर्नमेंट कर सकती है।
हमारी सोच के हिसाब से। तो उसका मतलब ये है कि जो हम बोलेंगे वो तो होगा, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होगा क्योंकि हमारी सोच में आगे चलती है पीछे। चले क्योंकि सर, हर बहुत चीज शुक्रिया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जी जो जी। जो भी बोलती है उसमें प्लस उनके साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना? क्या यानी यानी जितना बताते हैं उससे ज्यादा करते हैं। हाँ जितना बताते हैं उसका हम्म डबल ही होगा, मतलब 50%, ये नहीं कि वो 50% है, 50 से ज्यादा ही होता हम्म है। 4 चीजें बताएंगे तो समझे कि वो 9 करने वाले हैं, हम्म, ऐसा नहीं कि 8 करेंगे। हम्म, सही। हम्म। हाँ, चलो, मैं बहुत बोलना नहीं शुक्रिया सर, चाहता, काफी लंबी क्योंकि होगी रहने वीडियो। देते हैं। बिल्कुल। जी जी। जी जी। हम्म। बोल दें, एंड में बोल दें, मकसद नहीं बोलना। नहीं, रहने दे, डेडिकेटेडली बात करेंगे तो बोलेंगे। चले, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद।